नमस्कार। आपका अखबार के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसने भारतीय संविधान में नई जान फूंक दी है। ये मेरा बयान नहीं है, मेरा कथन नहीं है, ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। 3 जजेस की बेंच जो इसकी सुनवाई कर रही थी, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर रहे थे, उसका फैसला है। ये लंबे समय से बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ तब से पिटीशंस फाइल हुई थी और उसके बाद पश्चिम बंगाल की ओर से हुई और कई लोगों ने फाइल की कि इलेक्शन कमीशन को एसआईआर का अधिकार नहीं है। यहाँ से बात शुरू हुई, फिर उसके प्रोसीजर पर सवाल उठाए गए, उसको वोट चोरी का नारा दिया गया। राहुल गांधी पूरे बिहार में घूम घूम कर कहते रहे कि ये वोट चोरी हो रही है एसआईआर के जरिए। दूसरी पार्टियां भी इसमें शामिल हो गई, दूसरे राज्यों में भी ये मुद्दा उठाया गया। पश्चिम बंगाल में तो बहुत ही ज़ोर शोर से, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए इस मुद्दे को बढ़ा चढ़ा कर उठाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है आप ज़रा उस पर ध्यान दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कही कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये पूरी एक्सरसाइज पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी है। साथ ही ये भी कहा कि इस एक्सरसाइज से डेमोक्रेसी मजबूत होती है, चुनाव ज़्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष होते हैं। दूसरा मुद्दा था सबसे बड़ा प्रोसीजर को लेकर कि जिस तरह से एसआईआर हो रही है वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रोसीजर में कोई गलती नहीं है। अगर किसी को कोई ग्रीवांस है, किसी को शिकायत है, किसी का नाम कट गया है जिसका नहीं कटना चाहिए उसको लगता है, तो उसके पास बहुत से फोरम हैं उसके रिड्रेसल के लिए, यानी उसके समाधान के लिए, वो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए बहुत से मंच उपलब्ध है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण थी और जिस पर बहुत हंगामा हुआ कि इलेक्शन कमीशन को किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कैसे मतदाताओं से उनके नागरिक होने का प्रमाण मांग रहा है। अब आप देखिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन को क्या देखना होता है किसी को वोटर बनाने से पहले? सिर्फ 2 चीज़ें, कि उसकी उम्र 18 साल की है कि नहीं। अगर 18 साल का हो गया है तो मतदाता बनने का अधिकारी है। दूसरी शर्त उसके साथ है कि वो भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने जो सरकार ने तय किए हुए हैं डॉक्यूमेंट, जो कोर्ट्स ने भी अप्रूव किया हुआ है, उन डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक डॉक्यूमेंट को सबमिट करने के लिए कहा। आप बताइए कि आप भारत के नागरिक हैं। इसी को लेकर सवाल उठाया गया कि ये काम तो होम मिनिस्ट्री का है। किसी की सिटीजनशिप या नागरिकता तय करने का अधिकार केवल गृह मंत्रालय को है संविधान के मुताबिक, चुनाव आयोग को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन किसी वोटर का नाम जोड़ने या काटने के लिए ज़रूरी है कि चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि वो व्यक्ति वोटर है या नहीं। तो वो व्यक्ति वोटर है या नहीं, वो अपने पक्ष में प्रमाण दे, दस्तावेज दे, और वो दस्तावेज मांगने का अधिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। लेकिन वो ये तय नहीं करेगा कि ये व्यक्ति नागरिक है या नहीं। उसके आधार पर उस व्यक्ति का, अगर उसको लगता है कि संदेह है उसकी नागरिकता पर, तो उसके आधार पर वो नाम एसआईआर से यानी वोटर लिस्ट से काट सकता है, या अगर संदेह नहीं है तो जोड़ सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन 4 महीने के अंदर ऐसे जितने संदिग्ध लोगों को उसने पाया है कि इनकी नागरिकता संदेह में है, उनके नाम गृह मंत्रालय को भेजे। और गृह मंत्रालय से ये कहा है कि वो अगला किसी भी प्रदेश में जहाँ भी एसआईआर हो रही है, अब तो पूरे देश में हो रही है, अगला स्थानीय निकाय का चुनाव या विधानसभा का चुनाव होने से पहले वो इसकी जांच करके इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दे कि ये व्यक्ति भारत का नागरिक है या नहीं। उन्होंने कहा एसआईआर से नाम कटने का मतलब नहीं है कि आपकी नागरिकता चली गई, आपका टेम्परेरी नाम इलेक्टोरल रोल से हट गया है। और अगर आप साबित कर देते हैं, सरकार ये जांच के बाद पाती है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आपका नाम फिर से जुड़ जाएगा। अगर नहीं है तो फिर उसके जुड़ने का सवाल नहीं है। तो विपक्ष के हाथ में, विपक्ष को लग रहा था कि बहुत बड़ा हथियार मिल गया।
इससे एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश हो रही थी। एक, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर व्यक्तिगत हमले हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चिल्ला चिल्लाकर सार्वजनिक सभा में कहा कि रिटायर होने के बाद याद रखना, छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा नाम याद रखेंगे, भागना नहीं। ये सीधे सीधे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को धमकी देने वाला मामला था। कायदे से इसके खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि राहुल गांधी अपनी बात वापस ले, वरना हम कार्रवाई करेंगे। यह अलग बात है कि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, वरना वो मामला ज़्यादा पॉलिटिकल बन जाता। लगातार हमला ज्ञानेश कुमार पर हो रहा था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उन्हें भाजपा का एजेंट बताया गया। उन्हें बताया गया कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये सब आरोप लगाए गए। इनमें से किसी आरोप की पुष्टि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की है, बल्कि इनको टिप्पणी के लायक भी नहीं समझा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चुनाव आयोग ने जो काम किया है उसकी सराहना की है सुप्रीम कोर्ट ने, और पारदर्शी चुनाव और स्वतंत्र चुनाव के लिए मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण का काम किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम किया है चुनाव आयोग ने, वो जनतंत्र को मजबूत करने वाला है। इसके अलावा क्या आरोप था विपक्ष का कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिला हुआ है, बीजेपी के कहने पर काम कर रहा है, बीजेपी का एक्सटेंशन काउंटर है, और जाने क्या क्या आरोप लगाए गए थे। इनमें से किसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। ये जितने राजनीतिक आरोप लगाए गए थे उन सबको टिप्पणी के लायक भी नहीं समझा, और चुनाव आयोग की हर तरह से प्रशंसा की है। न तो एसआईआर पर कोई प्रश्न उठाया है और न एसआईआर के प्रोसीजर पर कोई प्रश्न उठाया है, बल्कि कहा है कि सारी प्रक्रिया संविधान और कानून के अनुरूप हुई है। तो सीसी ज्ञानेश कुमार का पूरे देश को अभिनंदन करना चाहिए। उन्होंने वो काम किया जो उनसे पहले के चीफ इलेक्शन कमिश्नर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, उनका साहस नहीं हुआ। ज्ञानेश कुमार ने भारतीय जनतंत्र के हित में ये जोखिम मोल लिया कि उन पर हमले होंगे, व्यक्तिगत हमले होंगे। केवल उन पर व्यक्तिगत हमला नहीं, उनके परिवार पर भी हमला हुआ। उनकी बेटी जो आईएएस अधिकारी हैं उन पर हमला हुआ। हमला हुआ मतलब सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ अभियान चलाया गया, प्रचार किया गया, सब कुछ हुआ। लेकिन ज्ञानेश कुमार डिगे नहीं। संवैधानिक पद पर बैठकर उनको जो अधिकार मिला था उस अधिकार का उन्होंने कानूनी तरीके से उसका सदुपयोग किया, और यही कारण है कि इतनी लंबी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी फैसला तो छोड़ दीजिए, निर्णय छोड़िए, एक बार भी कोई एडवर्स कमेंट भी नहीं किया, कोई टिप्पणी भी नहीं की प्रतिकूल। चुनाव आयोग को कटघरे में एक बार भी खड़ा नहीं किया। एसआईआर को रोकने के सारे प्रयास, जितने पिटीशंस थे, चाहे वो बड़े वकीलों के हो, राजनीतिक दलों के हो, राजनीतिक नेताओं के हो, सब खारिज कर दिया, और चुनाव आयोग को इससे बड़ा प्रशंसा पत्र और मिल नहीं सकता देश की सर्वोच्च अदालत से जो मिला है। विपक्ष को लगा था कि उसके हाथ बहुत बड़ा मुद्दा लग गया है। इसके जरिए वो भारत की चुनावी प्रणाली, चुनाव व्यवस्था को संदेहास्पद बना देगा, और दुनिया भर की ताकतें इसमें लगी हुई थी कि भारत का जो इलेक्टोरल सिस्टम है, भारत की जो चुनाव प्रक्रिया है, उसको संदेहास्पद बना दो तो जो लोग चुनकर आए हैं वो और जो सरकार बनी है वो संदेह के घेरे में होगी कि ये दरअसल जनादेश से नहीं बनी है, ये जनादेश को लूट कर बनी है। चुनाव आयोग ने साबित किया और फिर उस पर मुहर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने कि जनादेश बिल्कुल सही है, कोई वोट चोरी नहीं हुई है। एसआईआर वोट चोरी के लिए नहीं था, जो वोट चोर थे उनको बाहर करने के लिए था, और पूरा विपक्ष वोट चोरों के साथ खड़ा था। जो वोट देने के अधिकारी नहीं थे उनके अधिकार की रक्षा में खड़ा था पूरा विपक्ष, कि जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको भी वोट देने का अधिकार मिले, दरअसल बिना कहे ये विपक्ष की मांग थी।
बांग्लादेशी घुसपैठियों को, वो जो जा रहे हैं, छोड़ के भाग रहे हैं, और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो खड़े हैं वो बता रहे हैं कि हमारे पास तो वोटर कार्ड भी था, हमको वोट नहीं देने दिया, हम अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। तो वो खुद मान रहे हैं कि वो बांग्लादेशी हैं, लेकिन भारत में उनके नाम से वोटर कार्ड भी बना था। उनकी शिकायत ये है कि उनको वोट नहीं देने दिया गया। और विपक्ष जो है, और ममता बनर्जी, राहुल गांधी, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, विपक्ष में कोई ऐसा दल नहीं है जो उनके समर्थन में न खड़ा रहा हो। अब बड़ा विचित्र सा बयान आया है अखिलेश यादव का। वो कह रहे हैं कि हमको एसआईआर से समस्या नहीं है, लेकिन ये जो बीजेपी स्टाइल एसआईआर है, अरे भाई बीजेपी एसआईआर नहीं करा रही थी, एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा था और उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट कर रहा था। और इतने लंबे समय तक ये सिलसिला शुरू हुआ बिहार चुनाव से पहले, यानी लगभग 7-8 महीने से चुनाव आयोग इस पर सुनवाई कर रहा था और इस पर निगरानी रखे हुए था, निगाह रखे हुए था। और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी सुनवाई में या किसी भी स्तर पर, चाहे जो नीतिगत फैसला था एसआईआर का या प्रक्रिया, उसमें कोई खराबी नहीं नज़र आई, कोई कमी नहीं नज़र आई। तो विपक्ष के हाथ से ये बहुत बड़ा मुद्दा निकल गया। जो अंतर्राष्ट्रीय और देश के अंदर की ताकतें इस देश में अराजकता पैदा करना चाहती थी कि ये जनादेश दरअसल है ही नहीं, वास्तविक जनादेश नहीं है, जो ये नैरेटिव खड़ा करना चाहती थी, वो सब औंधे मुँह गिरी है। तो एक एक करके आप देखिए, 2014 के बाद से विपक्ष जिस मुद्दे को उठाता है और समझता है कि बस ये गेम चेंजर होने वाला है, इसके जरिए हम सरकार को गिरा देंगे या सत्ता बदल देंगे या फिर हमारे सत्ता में वापसी का रास्ता खुल जाएगा, वो सब मुद्दे औंधे मुँह गिरे हैं। राफेल का मुद्दा देख लीजिए, तथाकथित किसान आंदोलन का मुद्दा देख लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने वो 3 कृषि कानून वापस लेकर विपक्ष के पैर के नीचे से ज़मीन खींच लिए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस आंदोलन का, कोई भी फ़ायदा, बल्कि मैं तो हमेशा शुरू से कह रहा हूँ, तथाकथित किसान आंदोलन दरअसल देश के किसान नहीं थे। कौन लोग थे अब वो सब एक्सपोज हो चुके हैं, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर से कोई उसका राजनीतिक फ़ायदा विपक्ष को नहीं हुआ। जो लोग अपने को किसान बताकर उस आंदोलन में शामिल थे, उन्होंने पार्टी बना ली पंजाब विधानसभा चुनाव के समय और चुनाव लड़ा, सबकी ज़मानत जब्त हो गई। ये समर्थन था उनको। उसके बाद मुद्दा उठाया राफेल का, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन वो बोलते रहे। उसके बाद मुद्दा उठाया पेगासस का कि हमारे फ़ोन की जासूसी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठा दी। जांच कमेटी ने कहा कि जिनको शक है कि उनके फ़ोन की जासूसी हो रही है, उनके फ़ोन में मैलवेयर डाला गया है और उनका फ़ोन सुना जा रहा है, वो अपना फ़ोन सबमिट करें, हम उसकी तकनीकी जांच कराएंगे। राहुल गांधी ने अपना फ़ोन देने से मना कर दिया, ज़्यादातर नेताओं ने मना कर दिया, और जिन्होंने दिया उनके फ़ोन में कुछ गड़बड़ नहीं मिली। फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपवाई गई, जॉर्ज सोरोस की कंपनी के जरिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपवाई गई और भारतीय अर्थव्यवस्था को धराशायी करने की कोशिश हुई। बहाना बनाया गया अडानी ग्रुप को। दरअसल वो हमला अडानी ग्रुप पर नहीं था, वो हमला भारत की अर्थव्यवस्था पर था, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर था। वहाँ भी सफलता नहीं मिली। नुकसान तो उन्होंने ज़रूर अडानी ग्रुप का कर दिया आर्थिक रूप से, लेकिन देश का नुकसान नहीं कर पाए। इस तरह से विपक्ष ने जितने मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ उठाए, लोगों को ये बताकर कि ये सरकार दरअसल जो कहती है वो कर नहीं रही है, ये सरकार जनादेश की चोरी करती है। राहुल गांधी का वो बयान आपको याद होगा, 16 से शुरू कर लीजिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो उन्होंने कहा ये खून की दलाली है। जब एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट में तो कहा कि ये सब फर्जी है और वहाँ पर केवल कुछ कौवे मरे हैं और घास उड़ी है, इसके अलावा और उखड़ी है और कुछ नहीं हुआ है। तो सेना के मनोबल पर, सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाया। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर भी सवाल उठाया। पूरी दुनिया में जितने एक्सपर्ट हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, सबने भारत की भूरी भूरी प्रशंसा की
कि इस तरह से 4 दिन में किसी देश ने युद्ध जीता नहीं, बिना किसी नुकसान के। लेकिन भारत में विपक्ष और खास तौर से कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल उठाते रहे। विदेशी एनजीओज, विदेशी संस्थाओं की, विदेशी नागरिकों की मदद लेकर भारत सरकार और प्रधानमंत्री पर हमला करते रहे, और दरअसल वो भारत पर हमला कर रहे थे। तो वो इसलिए वो बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का समर्थन करते हैं, जो हिंदुओं का नरसंहार करवाता है। उनको उम्मीद थी कि जैसे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में आंदोलन हुआ और सत्ता बदल गई, वैसे ही भारत में हो जाएगा। उनकी उम्मीद पर लगातार इस देश के लोग पानी फेरते रहे, लेकिन अब भी विपक्ष को समझ में आ गया हो ऐसा दिखाई नहीं देता। ये सबसे बड़ा मुद्दा विपक्ष को लग रहा था कि इसके जरिए हम इस सरकार की लेजिटिमेसी, जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, इलेक्टोरल लेजिटिमेसी है, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है, उसको ख़त्म कर देंगे। और विपक्ष इस समय औंधे मुँह गिरा हुआ है, उसके पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। लेकिन बेशर्मी का आलम यह है कि इसके लिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगे कि वो गलत थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये साफ साफ कहता है कि विपक्ष के सारे आरोप तथ्यहीन थे, तर्कहीन थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं है, लेकिन ये उनके आरोप सारे विद्वेष से प्रेरित थे। और पहले जनता की अदालत ने अपना फैसला सुनाया, अब कानून की अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दोनों का फैसला एक ही है कि इस सरकार की लेजिटिमेसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। तो अब देखिए अगला मुद्दा क्या। ये मत समझिए कि विपक्ष जो है चुप हो जाएगा, दूसरे झूठे और तर्कहीन मुद्दे नहीं उठाएगा। उसका ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि उसके पास और कुछ है नहीं। और जो मुद्दे हो सकते हैं वास्तविक, उनको उठाने की क्षमता नहीं है। उसके लिए सड़क पर उतरकर लड़ना पड़ेगा। वो ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है। तो इसलिए ये इसी तरह के मुद्दे, फर्जी मुद्दे, मनगढ़ंत मुद्दे उठाते रहेंगे, और कुछ दिन खबर में बने रहने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और तैयार रहेंगे। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।